बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम सेज़ में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज़ कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। काशार जादूगर का शुमार दुनिया के गरीब तरीन जादूगरों में होता था। इसका नाम तो काशार जादूगर था, मगर वो तिलिस्म होशरबा में गरीब जादूगर के नाम से मशहूर था। इसके पास थोड़ा सा भी ख़जाना नहीं था, जिसकी वजह से वो हर वक्त एहसास कमतरी में मुब्तला रहता था। काशार जादूगर जिसामत में मोटा था। इसका सर दरमियान से गंजा था और साइडों पर लंबे लंबे बाल थे। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे की मूंछें बेहद खौफनाक थीं। इसने कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनी हुई थी। काशार जादूगर सुर्ख वादी में अपने छोटे से महल में चंद गुलामों और कनीज़ों के साथ रहता था। काशार जादूगर को अमीर बनने का बहुत शौक था। इसकी ख्वाहिश थी कि इसके पास भी बेपनाह ख़जाना हो और वो भी दुनिया का अमीर तरीन जादूगर बन जाए। इसलिए वो हर वक्त अमीर बनने के तरीके सोचता रहता था। काशार जादूगर सुर्ख वादी में रहने से पहले तिलिस्म होशरबा में रहता था, जहाँ वो शहनशाह अफरासियाब के दरबार में मुलाजमत करता था। इसका काम रोज़ाना दरबार की सफाई करना होता था। तिलिस्म होशरबा के अमीर और ताकतवर जादूगर इसे हकारत की नज़र से देखते थे और इसका मजाक उड़ाते थे। काशार जादूगर को इन पर गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन वो अपना गुस्सा ज़ब्त कर जाता था, क्योंकि इसके पास इतनी जादुई ताकत न थी कि वो इन ताकतवर जादूगरों का मुकाबला कर सकता। इसने ठान लिया था कि वो जादुई ताकतें हासिल करने के बाद अमीर और ताकतवर जादूगरों से मुकाबला करेगा। चुनांचा इसने शहनशाह अफरासियाब की मुलाजमत छोड़ दी और तिलिस्म होशरबा से निकल कर सुर्ख वादी में आ गया, जहाँ इसने अपने रहने के लिए एक जादुई महल तामीर किया और अपनी खिदमत के लिए शहर से चंद लड़कियाँ और नौजवान अगवा करके अपने महल में ले आया। इसने अपने महल के चारों तरफ जादू का हसार कायम कर दिया था, ताकि इसकी कनीज़ें और ग़ुलाम इसके महल से भाग न जाएं। अपने महल के एक कमरे में इसने सामरी जादूगर से मज़ीद ताकतें हासिल करने के लिए खुसूसी जाप शुरू कर दिया था। सामरी जादूगर ने इसे हदायत की थी कि मुसलसल 7 साल तक आधी रात से सुबह सूरज निकलने से पहले तक एक ख़ास मंत्र का जाप करता रहे तो इसे बहुत सारी जादुई ताकतें मिल जाएंगी। चुनांचे काशार जादूगर ने जादुई ताकतें हासिल करने के लिए 7 साल का जाप किया। आज काशार जादूगर को ख़ास मंत्र का जाप करते हुए 7 साल हो गए थे और सामरी जादूगर ने इसे एक तिलिस्मी सफ़ेद हड्डी दी थी, जिसमें जादुई ताकतें थीं और वह इस तिलिस्मी हड्डी से जादू के बहुत सारे काम ले सकता था। तिलिस्मी हड्डी पाकर काशार जादूगर बहुत खुश था, क्योंकि अब इसे ऐसी ऐसी जादुई ताकतें हासिल हो गई थीं कि वो ताकतवर जादूगरों का मुकाबला कर सकता था और अपने लिए बेपनाह ख़जाना भी हासिल कर सकता था। इस वक्त काशार जादूगर अपने कमरे में ज़मीन पर बिछे कालीन पर बैठा हुआ था। इसने स्याह रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके हाथ में सामरी जादूगर की दी हुई तिलिस्मी हड्डी थी। इसके पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें उभरी हुई थीं। थोड़ी देर सोचने के बाद इसने एक मंत्र पढ़कर कालीन पर हाथ मारा तो कालीन में से एक कागज़ी पुतला निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? कागज़ी पुतले ने मौतबाना लहजे में पूछा। कागज़ी पुतले, क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसके पास बेहद ख़जाना है? काशार जादूगर ने कागज़ी पुतले की तरफ देखते हुए कहा। जी हाँ आका, वैसे दुनिया में बेशुमार ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके पास बहुत ख़जाना है, मगर एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास दुनिया के तमाम जादूगरों और इंसानों से ज़्यादा ख़जाना है। कागज़ी पुतले ने बताया तो काशार जादूगर बेहद चौंक पड़ा। ओह ओह, कौन है वो इंसान? मुझे बताओ, कौन है वो? काशार जादूगर ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। आका, उस इंसान का नाम उम्रो अयार है। वो बसरा में रहता है। कागज़ी पुतले ने उसी लहजे में जवाब दिया तो उम्रो अयार का नाम सुनकर काशार जादूगर एक बार फिर चौंक पड़ा। ओह, क्या ये वही उम्रो अयार है जो जादूगरों, देवों, जिन्नों और चुड़ैलों का दुश्मन है? काशार जादूगर ने कहा। जी हाँ, ये वही उम्रो अयार है। कागज़ी पुतले ने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। फिर तो मैं उम्रो अयार का ख़जाना ज़रूर चोरी करूँगा, क्योंकि इसके पास जो ख़जाना है वो भी जादूगरों, चुड़ैलों और जिन्नों से लूटा हुआ है। इसने सारा ख़जाना कहाँ छुपा रखा है? काशार जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आंखों में चमक उभर आई थी। आका, उम्रो ने सारा ख़जाना अपनी ज़ंबील में रखा हुआ है, जो हर वक्त इसके पास रहती है। कागज़ी पुतले ने बताया तो काशार जादूगर फिर चौंक पड़ा। ज़ंबील? ये क्या है? और उम्रो ज़ंबील को हर वक्त अपने साथ क्यों रखता है?
काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में पूछा, आका, उम्रों के पास जो थैला है उसे ज़ंबील कहते हैं, और उम्रों के पास चूँकि ख़जाना रखने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो ख़जाना अपनी ज़ंबील में रखता है। ख़जाने के अलावा उम्रों के पास बहुत सारी करामाती चीज़ें भी हैं जिनसे वो बर वक्त काम भी लेता है। यही वजह है कि दुनिया का कोई भी जादूगर या जिन इसे हलाक नहीं कर सका, इसलिए वो ज़ंबील को हर वक्त अपने पास रखता है। मगर आप उम्र अयार की ज़ंबील से ख़जाना चोरी नहीं कर सकते, कागज़ी पुतले ने जवाब दिया। तो काशा जादूगर आंखें फाड़ कर कागज़ी पुतले को देखने लगा। इसे कागज़ी पुतले की बात समझ नहीं आई थी। क्या मतलब कागज़ी पुतले? मैं समझा नहीं। तफसील से बताओ, काशार जादूगर ने कहा। आका, आप तो क्या दुनिया का कोई भी जादूगर, जिन, देव और इंसान उम्रों की ज़ंबील से कोई चीज़ भी नहीं निकाल सकता। सिर्फ उम्र खुद ही ज़ंबील से ख़जाना और करामाती चीज़ें निकाल सकता है, कागज़ी पुतले ने बताया। तो काशार जादूगर ने पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए अस्पात में सर हिला दिया। ठीक है, तुम जाओ, काशार जादूगर ने कागज़ी पुतले को जाने का इशारा करते हुए कहा। तो कागज़ी पुतला गायब हो गया। काशा जादूगर ने ठान लिया था कि वो उम्र अयार को अगवा करके अपने पास कैद कर लेगा और इस वक्त तक उसे कैद रखेगा जब तक वो अपना ख़जाना ज़मीन से निकाल कर इसके हवाले नहीं कर देगा। चुनांचा इसने एक मंत्र पढ़कर कालीन पर फिर हाथ मारा तो कालीन में से स्याह धुआं निकल कर स्याह रंग की गिद्ध में तब्दील हो गया। वो गिद्ध बहुत बड़ा और खौफनाक था। क्या हुक्म है मेरे आका? गिद्ध ने मोतबाना लहजे में कहा। उम्र अयार को अगवा करके ले आओ और सुनो, इसे बेहोश करके ले आना ताकि वो कोई मुज़ाहमत न कर सके। काशा जादूगर ने धमकाना लहजे में कहा। बहुत बेहतर मेरे आका, गिद्ध ने मोतबाना लहजे में कहा और फिर वो गायब हो गया। जबकि काशा जादूगर तस्वर में खुद को अमीर जादूगर बनता देखने लगा। हा हा हा, अब मैं भी चंद दिनों में अमीर हो जाऊंगा और तिलिस्म होशरबा के वही जादूगर जो मुझे हकारत की निगाहों से देखते थे, मुझे रश्क भरी निगाहों से देखेंगे। हा हा हा, काशा जादूगर ने कह के लगाते हुए कहा। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। इसने दीवार के पास पड़े तकिए से टेक लगा ली और गिद्ध का इंतज़ार करने लगा। उम्र अयार इन दिनों फारिग था और उसका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता था। शाम को वह सरदार अमीर हमजा के पास चक्कर लगा आता था। दोपहर का वक्त था और उम्र अपने घर के कमरे में बैठा खाना खाने में मसरूफ़ था। आज इसने खुसूसी तौर पर कीमे से भरे करेले पकवाए थे क्योंकि इसे कीमा भरे करेले बहुत पसंद थे। चांद तारा इसे खाना खाते हुए देख रही थी, लेकिन उम्र ने उसे खाना खाने की दावत नहीं दी और ख़ुद खाना खाने में मसरूफ़ था। उम्रो, तुम तो बहुत ही खैर मुहज़्ज़ब हो। मैं काफ़ी देर से तुम्हारे पास बैठी हूँ और तुमने एक बार भी मुझे खाने के लिए नहीं कहा, चांद तारा ने शिकवा करते हुए कहा। ओह, क्या तुमने खाना नहीं खाया? उम्रो ने चूंक कर लुकमा मुँह में डालते हुए पूछा। नहीं, जितने करेले थे वो मैंने तुम्हें ला दिए हैं। मैंने सोचा था कि हम दोनों इकट्ठे खाना खा लेंगे, लेकिन तुमने तो एक बार भी मुझे खाने का नहीं पूछा, चांद तारा ने मुँह बनाते हुए कहा। तो उम्रो को अपनी गलती का एहसास हो गया। ओ माफ़ करना बेगम, मैं समझा था कि तुमने खाना खा लिया है, इसलिए मेरी तरफ ध्यान नहीं गया। आओ खाना खा लो, उम्रो ने शर्मिंदगी अमेज़ लहजे में कहा। तो चांद तारा उठकर उम्रो के करीब बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उम्रो ने पानी से हाथ धोए और कपड़े से हाथ साफ करते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि इस दौरान चांद तारा बर्तन उठाकर बाहर चली गई थी। आज तो कीमे भरे करेले खाकर मज़ा आ गया, उम्रो ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। आका, क्या आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है? इसी लम्हे उम्रो का मुहाफिज बोलने की आवाज़ सुनाई दी तो उम्रो चौंक कर जंबील की तरफ देखने लगा जो तकिए के साथ पड़ी हुई थी। मुझे चांद तारा से मोहब्बत है, तुम क्यों पूछ रहे हो? उम्रो ने जंबील को घूरते हुए कहा। नहीं, आपको अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं है। अगर आपको इससे मोहब्बत होती तो आप इसे अपने साथ खाने में ज़रूर शरीक करते, मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। मुहाफिज बोने, तुम तो जानते हो कि कीमा भरे करेले मुझे बहुत पसंद है, इसलिए खाने के दौरान मुझे इसका वाकई ख्याल नहीं रहा था, मगर आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, उम्र ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा। शुक्र है कि आपने अपनी गलती का एतराफ़ तो किया, वरना आप अपनी गलती मानते ही नहीं हैं, मुहाफिज बोने ने कहा। अच्छा अच्छा, अब तुम खामोश हो जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूँ, अब तुम मुग़ल ना होना, उम्र ने उसे डांटते हुए कहा। तो मुहाफिज बोना खामोश हो गया और उम्र कुछ सोचने लगा। आका, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपको कोई अच्छा सा मशवरा दे दूं। मुहाफिज बोने की फिर आवाज़ आई तो उम्र फिर जंबील की तरफ देखने लगा। मैं काफ़ी दिनों से घर बैठा बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए और मुसीबत ज़दा लोगों को तलाश करके इनकी मदद करनी चाहिए।
عمرو نے کہا۔ آقا آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، کیونکہ فارغ رہنے سے انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ کام چور ہو جاتا ہے۔ محافظ بونے نے جواب دیا تو عمرو کو اس پر غصہ آ گیا۔ محافظ بونے، تم مجھے کام چور کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرأت؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ آقا، میں آپ کو تو کام چور نہیں کہہ رہا، آپ نے میری بات کا غلط مطلب لے لیا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کام کرنے سے جی چراتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بغیر محنت کیے گھر بیٹھے سب کچھ مل جائے۔ محافظ بونے کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، آئندہ احتیاط کرنا، عمرو نے گردن ہلا کر کہا۔ شکریہ آقا، محافظ بونے نے کہا۔ عمرو چند لمحے کرسی پر بیٹھا رہا، پھر اس نے اٹھ کر اپنی زنبیل اٹھائی اور کندھے پر لٹکانے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا۔ اوہ اوہ آقا بچیں، کوئی آپ کو اغوا کرنے آ رہا ہے، محافظ بونے نے بات کرتے ہوئے اچانک بوکھلا کر کہا تو عمرو بھی یکدم اچھل پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ اوہ اوہ محافظ بونے، کون مجھے اغوا کرنے آ رہا ہے، عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا اسے کوئی جواب دیتا، اسی وقت اس کے گرد سرخ دھواں پھیل گیا اور وہ اس دھوئیں میں قید ہو گیا۔ سرخ دھواں اتنا گہرا تھا کہ عمرو کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ عمرو نے سرخ دھوئیں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ سرخ دھوئیں سے نہ نکل سکا اور چکرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد سرخ دھواں چھٹا تو وہاں عمرو نہ تھا۔ عمرو کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں ایک ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے پایا، تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور حیرت بھری نگاہوں سے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ محافظ بونے، یہ میں کہاں ہوں، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ کاشار جادوگر کی قید میں ہیں، محافظ بونے نے بتایا تو عمرو کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے۔ کاشار جادوگر؟ یہ کون ہے اور اس نے مجھے کیوں اغوا کر کے قید کر دیا ہے، عمرو نے کہا۔ کیونکہ وہ کاشار جادوگر کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ محافظ بونا عمرو کو کوئی جواب دیتا، اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور کاشار جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں سفید ہڈی تھی۔ وہ عمرو کے قریب آیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ عمرو، میرا نام کاشار جادوگر ہے، کاشار جادوگر نے بھاری آواز میں کہا۔ کاشار جادوگر، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم مجھے اغوا کر کے قید کر دیا ہے، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمرو، میں ایک غریب جادوگر ہوں، میری کافی سالوں سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں بھی امیر جادوگر بن جاؤں، میرے پاس بھی اتنا خزانہ ہو کہ میں امیر جادوگروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکوں۔ دولت مند بننے کے لیے میں نے 7 سال جاب کر کے جادوئی طاقتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے جادو کے ذریعے معلوم کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ دنیا میں تم واحد انسان ہو جس کے پاس تمام جادوگروں، انسانوں، جنوں سے زیادہ خزانہ ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے اغوا کر کے قید کیا ہے تاکہ میں تمہارا خزانہ حاصل کر کے امیر جادوگر بن سکوں، کاشار جادوگر نے کہا تو عمرو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کاشار جادوگر، تمہارے جادو نے تمہیں خیر بتایا ہے، میرے پاس بہت خزانہ ہے، میں تو خود ایک کنگال انسان ہوں، عمرو نے کہا تو کاشار جادوگر کی حلق سے بلند قہقہ نکل گیا۔ عمرو، جھوٹ مت بولو، میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کر لیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار و مکار انسان ہو۔ تم نے عیاری اور مکاری سے طلسم ہوشربا کے بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے، اور ان سب جادوگروں کا خزانہ اب بھی تمہاری اس زنبیل میں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کنگال انسان ہو، کاشار جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ کاشار جادوگر اس سے بھی زیادہ چالاک و مکار جادوگر ہے جس نے اس کے بارے میں جادو کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے طلسم ہوشربا کے بہت سارے جادوگروں کو لوٹا ہے، مگر میرے پاس جتنا بھی خزانہ تھا وہ میں خرچ کر چکا ہوں، عمرو نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو اور عیاری سے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ دیکھو عمرو، اگر تم نے سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کاشار جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کاشار جادوگر، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو بے شک میری زنبیل میں دیکھ لو، اگر تمہیں خزانہ مل جائے تو نکال لینا، عمرو نے چالاکی سے کہا تو کاشار جادوگر کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمرو، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اس زنبیل سے میں کچھ بھی نہیں نکال سکتا، مجھے یہ زنبیل خالی ہی نظر آئے گی، اس لیے میں سوچنے کے لیے 2 منٹ دے رہا ہوں، اگر تم نے اپنا سارا خزانہ میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہاری زنبیل کو آگ لگا کر تمہیں کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سوچ لو، اچھی طرح سوچ لو، پھر بتاؤ، کاشار جادوگر نے شفاق لہجے میں کہا تو عمرو دل ہی دل میں کاشار جادوگر کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کوئی جادوگر محض اس کا خزانہ ہتھیانے کے لیے اسے اغوا کر سکتا ہے۔
उमरों ने सोचा कि अगर इसने अय्यारी और मकारी से काम ना लिया तो हो सकता है कि काशार जादूगर उसे कुत्तों के हवाले कर दे और वो उमरों को चीर फाड़ कर खा जाए। काशार जादूगर गौर से इसकी तरफ देख रहा था। उमरों 2 मिनट गुजर गए हैं, अब बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है? 2 मिनट गुजरने के बाद काशार जादूगर ने उम्र से मुखातिब होकर कहा, मुझे अपनी जान प्यारी है काशार जादूगर, इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना सारा ख़जाना तुम्हें निकाल कर दे दूँगा और अपनी जान बचा लूँगा। उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है उमरू। मैं तुम्हारे सिर्फ दोनों हाथ आज़ाद कर रहा हूँ, तुम्हारा बाकी जिस्म रस्सियों से बंधा रहेगा। तुम सारा खजाना निकाल कर यहाँ ज़मीन पर डाल दो। काशार जादूगर ने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मगर ख़जाना लेने के बाद मुझे आज़ाद ज़रूर कर देना। ऐसा ना हो कि ख़जाना पाने के बाद तुम्हारी नीयत में फतूर आ जाए और तुम मुझे हलाक कर दो। उमरों ने तेज़ लहजे में कहा, वो दिल ही दिल में हंस रहा था। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारा ख़जाना पाने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। काशार जादूगर ने कहा तो उमरू खुश हो गया। काशार जादूगर ने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरों की तरफ करके उसे झटका दिया तो इससे सुर्ख लहरें निकल कर उमरों के हाथों पर बंधी रस्सियों पर पड़ी तो यकलक रस्सियाँ गायब हो गईं। और उमरों के दोनों हाथ आज़ाद हो गए, जबकि इसका जिस्म रस्सियों से बंधा रहा। उमरों खजाना निकालो, काशार जादूगर ने कहा। अच्छा अच्छा निकालता हूँ खजाना, बेसब्र क्यों हो रहे हो? उमरों ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इसने बाएं हाथ से जंबील पकड़ी जबकि दाएं हाथ जंबील में डाल दिया। काशार जादूगर गौर से उमरों की जंबील की तरफ देख रहा था। अचानक उमरों ने जंबील से अपना हाथ बाहर निकाला तो इसके हाथ में एक पटाखा था। इससे पहले कि काशार जादूगर कुछ समझता, उमरों ने पटाखा काशार जादूगर की तरफ फेंक दिया। पटाखा काशार जादूगर के जिस्म से टकराया और एक धमाके से फट गया। दूसरे ही लम्हे काशार जादूगर के जिस्म में आग भड़क उठी और उसके हलक से चीखें निकलने लगी। वो पागलों की तरह नाचते हुए आग बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आग बुझने की बजाय बढ़ती जा रही थी। काशार जादूगर चीखते हुए कमरे से बाहर निकल गया तो उमरों ने बिजली की सी तेज़ी से जंबील से खंजर वाली निकाली और अपनी गिर लिपटी रस्सियाँ काट दीं। फिर खंजर दाऊदी वापस जंबील में डालकर वो कमरे से बाहर निकल आया और काशार जादूगर को तलाश करने लगा, मगर काशार जादूगर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उमरों का ख्याल था कि काशार जादूगर अब तक आग में जलकर राख हो चुका होगा, इसलिए उमरों महल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक इसे काशार जादूगर की धार सुनाई दी तो वो ठटक कर रह गया और अंधारे की तरफ देखने लगा। काशार जादूगर गुस्सीले अंदाज में भागते हुए उमरों की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि उमरों अपना दिफा करता, इसी वक्त काशार जादूगर ने सफ़ेद हड्डी का रुख उमरों की तरफ किया तो सफ़ेद हड्डी से सुर्ख रंग की लहरें निकलकर उमरों पर पड़ी और उमरों के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा, जिससे उमरों उड़ते हुए पुश्त के बल दीवार से टकरा कर ज़मीन पर गिर गया और उसके हलक से चीख निकल गई, उमरों खबीस आदमी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने अय्यारी से मुझे आग में जलाकर मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हें भयानक सजा दूंगा। काशार जादूगर ने घुराते हुए कहा। उमरों कराते हुए काशार जादूगर उमरों को टांग से पकड़े घसीटते हुए अपने कमरे के तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। आखिरी सीढ़ी उतरते ही काशार जादूगर ने उमरों को खींचकर तहखाने के फर्श पर डाल दिया। तहखाने में एक बहुत बड़ा कड़ाहा पड़ा हुआ था, जिसके नीचे मोटी मोटी लकड़ियाँ थीं। कड़ाहा खाली था। काशार जादूगर चंद लम्हे उमरों की तरफ देखता रहा, फिर इसने कुछ सोचकर उमरों के बगल से जंबील उतारी और उसे खोलकर इसमें झांकने लगा, मगर जंबील इसे खाली नजर आ रही थी। अरे वाकई उमरों की जंबील तो खाली है। मैं जंबील से उमरों का खजाना निकालने की कोशिश करता हूँ, काशार जादूगर में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर इसने जंबील में हाथ डाल दिया तो अचानक इसके हाथ पर किसी ने काट लिया। काशार जादूगर के हलक से चीख निकल गई और इसने बेख्तियार अपना हाथ बाहर निकाल लिया। इसकी कलाई पर दांतों के काटने का निशान था। ओह ओह, ये मुझे किसने काटा है? काशार जादूगर हैरत भरे लहजे में कहा। वो तजस्सुस में मुब्तला हो चुका था। उसने फिर जंबील का मुंह खोला और इसमें झांकने लगा। अचानक काशार जादूगर के चेहरे पर थप्पड़ पड़ा तो कमरा चटाख की आवाज़ से गूंज उठा। काशार जादूगर ने बौखलाकर जंबील बंद कर दी। अरे ये अब मुझे थप्पड़ किसने मारा है? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। इसने उमरों की तरफ देखा तो वो बदस्तूर बेहोश पड़ा था, जबकि कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था।
उसे जंबील के मुहाफिज बोने ने थप्पड़ मारा था। कौन है जिसने मुझे थप्पड़ मारा है? कौन है? मेरे सामने आओ, काशा जादूगर ने चीखते हुए कहा, मगर कमरे में कोई होता तो इसे जवाब देता। काशा जादूगर ने जंबील उम्र के करीब फेंक दी तो वो दूसरे ही लम्हे जंबील उछलकर उम्र के बगल में चली गई। जंबील का मुहाफिज बोना काशा जादूगर को बेवकूफ़ बनाने पर बहुत खुश था। काशा जादूगर चंद लम्हे हैरत बड़ी निगाहों से उम्र की पुरस्कार जंबील की तरफ देखता रहा। फिर इसने उम्र को उठाया और उसे कड़ाही में डाल दिया। इसी लम्हे इसके पाँव के करीब ज़मीन फटी और स्याह रंगत का कागजी पुतला बरामद हुआ। काशा जादूगर चूंक कर कागजी पुतले को देखने लगा। वो इस स्याह पुतले को अच्छी तरह जानता था। वो पुतला तिलिस्म होशरबा के शहनशाह अफरस्याब का पुतला था और दूसरे जादूगरों तक पैगामात पहुंचाने का काम करता था। काशा जादूगर, मैं तुम्हारे लिए आका शहनशाह अफरस्याब का खुसूसी पैगाम लेकर आया हूँ, कागजी पुतले ने कहा। ओह, आका ने क्या पैगाम भेजा है? काशा जादूगर ने चौंक कर पूछा। आका ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है कि तुमने उम्र को गिरफ्तार करके बहुत बड़ा काम किया है। अब उसे जल्द ही मौत की घाट उतार दो। कहीं ऐसा ना हो कि उम्र होश में आ जाए और तुम्हें अय्यारी व मकारी से बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से चला जाए। आका ने कहा है कि वो उम्र की मौत के बाद तुम्हें इतना ख़जाना देंगे कि तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। कागजी पुतले ने तफसील से कहा तो ख़जाने का सुनकर काशा जादूगर के चेहरे पर मुसरत भरे तासुरात उभर आए। आका से कहो कि मैं अभी उम्र को हलाक करके इसकी लाश इनकी खिदमत में पेश करता हूँ। काशा जादूगर ने कहा तो पुतला अस्पात में सर हिलाते हुए ज़मीन में समा गया। उम्रो, अब मुझे तुम्हारे खजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हें हलाक करके भी आका शहनशाह अफरस्याब से इतना खजाना मिल जाएगा कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। काशा जादूगर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर वो उम्र की तरफ पलटा तो दूसरे ही लम्हे इसे हैरत का एक झटका और इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि कढ़ाई में उम्र मौजूद नहीं था। अरे ये उम्र कहाँ गायब हो गया? अभी तो वो कढ़ाई में था, काशा जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे वो पागलों के अंदाज में भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे से बाहर निकल गया। काशा जादूगर का ख्याल था कि उम्र उसे कागजी पुतले के साथ बातें करते हुए देखकर छुपते हुए तहखाने से बाहर निकल गया होगा। काशा जादूगर तहखाने से निकलकर उम्र को तलाश करने लगा। उसे परेशान हालत में देखकर कनीज़े और गुलाम भी हैरान और परेशान खड़े थे। काशा जादूगर इनके पास गया। क्या तुमने उम्र को देखा है? काशा जादूगर ने एक गुलाम से पूछा। नहीं काशा जादूगर, कौन उम्र? मैं किसी उम्र को नहीं जानता, गुलाम ने घबराहट अमीज़ लहजे में कहा। फिर उम्र कहाँ चला गया है? अगर मैंने उसे हलाक ना किया तो शहनशाह अफरस्याब मुझे ख़जाना नहीं देंगे और अगर मुझे ख़जाना ना मिल सका तो मैं सारी ज़िंदगी गरीब जादूगर ही रहूँगा। काशा जादूगर ने परेशान कुन लहजे में कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर हड्डी को ज़मीन की तरफ करके झटका दिया तो इसी वक्त एक पुतला नमूदार हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने मुदबाना लहजे में पूछा। उम्र कहाँ है काशा जादूगर? आका, उम्र तहखाने में ही है, पुतले ने जवाब दिया। तो काशा जादूगर उछल पड़ा। ओह ओह, उम्र तहखाने में है, मगर वो मुझे नज़र क्यों नहीं आया? ठीक है, तुम जाओ, मैं इससे निपटता हूँ, काशा जादूगर ने कहा तो कागज़ी पुतला गायब हो गया। उम्र, मैं तुम्हें तहखाने में ही दफन कर दूंगा, मैं आ रहा हूँ, काशा जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा और फिर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए तहखाने की तरफ बढ़ गया। वो अभी तहखाने के दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अचानक इसके सर पर किसी ने ज़ोर से डंडा मार दिया तो काशा जादूगर के हलक से कर्बनाक चीख निकल गई और उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसी लम्हे एक बार फिर इसके सर पर डंडा पड़ा तो वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और बेहोश होता चला गया। इसके पीछे एक नौजवान खड़ा था जिसके हाथ में एक डंडा था। इसने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। इसका नाम अहमद था। आ जाओ, काशा जादूगर बेहोश हो गया है, अहमद ने मुड़कर कहा तो इसी वक्त एक चौड़े सतून के पीछे से दो लड़कियां और एक नौजवान निकलकर इसकी तरफ बढ़े। मेरा ख्याल है कि हमें काशा जादूगर को बेहोशी की हालत में ही हलाक कर देना चाहिए। हमारे पास उसे हलाक करने का बेहतरीन मौका है। उसके हलाक होते ही महल के गिर्द मौजूद जादू का हसार ख़त्म हो जाएगा और हम सब आज़ाद हो जाएंगे। एक नौजवान ने अहमद से मुखातिब होकर कहा, तुम ठीक कह रहे हो बलाल, मैं उसे इतने डंडे मारूंगा कि जब तक ये हलाक नहीं हो जाता, अहमद ने कहा और फिर वो बेहोश काशा जादूगर पर डंडों से वार करने लगा। अभी इसने 3 डंडे ही काशा जादूगर को मारे थे कि काशा जादूगर को होश आ गया। उसे होश में आता देखकर लड़कियां और नौजवान चीखते हुए तहखाने का दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए, जबकि काशा जादूगर अहमद को गर्दन से पकड़े उठ खड़ा हुआ और उसे ज़मीन से ऊपर उठा लिया।
اس کے ہاتھوں کا دباؤ اتنا سخت تھا کہ احمد کو اپنی سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اس کی حلق سے خرخراہٹیں نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ڈنڈا نکل کر زمین پر گر گیا۔ تم مجھے ہلاک کر رہے تھے، میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، کاشان جادوگر نے غراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے احمد کو دیوار پر پھینک دیا۔ احمد سر کے بل دیوار سے ٹکرایا اور تکلیف سے چیختے ہوئے زمین پر گرا اور ساکت پڑ گیا۔ کاشان جادوگر نے غصیلی نگاہوں سے مردہ احمد کی طرف دیکھا اور پھر وہ تہہ خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عمر نے کاشان جادوگر کے تہہ خانے سے جاتے ہی سلیمانی چادر اتار کر زمین میں ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کڑاہی میں موجود تھا۔ کاشان جادوگر کو جب محافظ بونے نے تھپڑ مارا تھا تو اسی وقت محافظ بونے نے ہوش میں لانے والا سفوف چٹکی بھر کر عمرو کی طرف پھینک دیا۔ سفوف عمرو کی ناک پر گرا تھا اور اسے جلد ہی ہوش آ گیا تھا، مگر وہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کرتا رہا تھا تاکہ کاشان جادوگر کا دھیان کسی اور طرف ہو کر تو وہ سلیمانی چادر اوڑھ کر خود کو ان کی نگاہوں سے غائب کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار سکے۔ پھر جب کاشان جادوگر کاغذی پتلے سے بات کر رہا تھا تو عمرو نے کاشان جادوگر سے نظریں بچاتے ہوئے زمین سے سلیمانی چادر نکال کر خود اوڑھ لی تھی، جس سے وہ آنن فانن غائب ہو گیا تھا اور کاشان جادوگر اسے تلاش کرنے باہر چلا گیا۔ عمرو چند لمحے کڑاہی میں بیٹھا رہا، پھر کڑاہی سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اچانک تہہ خانے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور دو لڑکیاں اور ایک نوجوان اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے۔ لڑکیاں چیخ رہی تھیں، ہمیں کاشان جادوگر سے بچا لو، ہمیں بچا لو۔ نوجوان نے چیختے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ کرتا، اسی وقت تہہ خانے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور کاشان جادوگر اندر داخل ہوا۔ اس نے سیڑھیوں پر ہی کھڑے کھڑے سفید ہڈی کا رخ نوجوان اور لڑکیوں کی طرف کیا تو سفید ہڈی سے سرخ لہریں نکل کر ایک لڑکی اور ایک نوجوان کے جسم سے ٹکرائیں تو ان کے جسموں میں یکلخت آگ لگ گئی اور وہ دونوں جلنے کے لگے، جبکہ ایک لڑکی نے کڑاہی کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس لیے وہ سرخ لہروں کی زد میں آنے سے بچ گئی، ورنہ وہ بھی آگ کی لپیٹ میں آ کر جل جاتی۔ اس لڑکی نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ کڑاہی کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ عمرو بھی کاشان جادوگر کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے کڑاہی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ کاشان جادوگر تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کی طرف آنے لگا۔ عمرو، تم نے میرے ساتھ بہت عیاری کر لی ہے، مگر اب میں تمہارا سارا کھیل ختم کر رہا ہوں، کاشان جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سفید ہڈی کا رخ عمرو کی طرف کیا تو اس میں سے سرخ لہریں نکل کر بجلی کی سی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھیں، مگر اسی وقت عمرو نے اپنی تلوار حیدری آگے کر لی تھی اور لہریں تلوار حیدری سے ٹکرا کر ختم ہو گئیں۔ کاشان جادوگر پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمرو کو دیکھنے لگا۔ اس نے پھر وہی عمل کیا تو اس بار بھی عمرو نے اپنی تلوار حیدری سامنے کر دی اور لہریں اس سے ٹکرا کر ختم ہو گئیں۔ اب تو کاشان جادوگر گھبرا گیا۔ اوہ اوہ، یہ تمہارے پاس تلوار کیسی ہے؟ طلسمی لہروں نے تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ کاشان جادوگر نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ کاشان جادوگر، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور کوئی وار کرنا چاہو تو کر لو، کیونکہ جب میں وار کروں گا تو وہ میرا آخری اور تمہاری زندگی کے خاتمے کا وار ہوگا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو کاشان جادوگر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اچھا، تو پھر اب میرے وار سے بچ کر دکھاؤ، کاشان جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے سفید ہڈی کا رخ کڑاہی کی طرف کیا تو دوسرے ہی لمحے لکڑیاں اور کڑاہی میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے شعلے بہت بلند تھے اور عمرو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کڑاہی میں آگ دیکھ کر لڑکی بوکھلا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ عمرو بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ آگ کے شعلے لمحہ بلمحہ عمرو اور لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لڑکی کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں اور دیوار کے ساتھ چپک گئی تھی۔ عمرو آگ سے بچنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جس طرف ہوتا آگ کے شعلے کسی سانپ کی طرح اس کی طرف لپک آتے۔ آگ کے شعلے لڑکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے تھے۔ عمرو کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ عمرو کو یوں پاگلوں کی طرح آگ سے بچتے ہوئے اچھل کود کرتے دیکھ کر کاشان جادوگر کی حلق سے کہے نکلنے لگے۔ لڑکی گھبراہٹ امیز نگاہوں سے عمرو کو آگ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ عمرو کی مدد کر سکے، کیونکہ کاشان جادوگر کی توجہ ابھی عمرو کی طرف ہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ آگ کے شعلوں کا رخ اس کی طرف بھی کر دے اور آگ میں جھلس کر مر جائے۔ ہا ہا ہا، عمرو، اب تم آگ سے نہیں بچ سکتے، یہ آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ تمہارے مرتے ہی شہنشاہ افراسیاب مجھے بہت سارا خزانہ دیں گے اور میں امیر بن جاؤں گا۔
काशार जादूगर ने हंसते हुए कहा। अचानक आग के एक शोले ने उमरों की कमीज को पकड़ लिया था तो उमरों इधर उधर कूदते हुए जोर से फूंक के मारने लगा, लेकिन आग ना बुझ रही थी। आका, आप तलवार हैदरी आग के शोले पर मारें तो आग के शोले गायब हो जाएंगे। इसी नम्र उमरों का मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी तो उमरों ने बिजली की सी तेज़ी से तलवार हैदरी अपनी तरफ बढ़ते हुए आग के शोले पर मारी तो दूसरे ही लम्हे एक धमाका हुआ और यकलख्त कराहे और इसके कपड़ों में लगी आग गायब हो गई और उमरों हैरत भरी निगाहों से अपने कपड़ों को देखने लगा। इसके कपड़े सही सलामत थे। आग के शोले गायब होते देखकर काशार जादूगर भी उछल पड़ा। ओह ओह, आग के शोले कहाँ गायब हो गए? काशार जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लड़की भी हैरानी से उमरों की तरफ देख रही थी। काशार जादूगर ने फिर सफ़ेद हड्डी का रुख कड़ाही की तरफ किया तो उमरों ने बिजली की सी तेज़ी से जमील का मुंह खोला तो मुहाफिज बोना जमील से निकलकर काशार जादूगर की तरफ बढ़ा और उसने काशार जादूगर के हाथ से सफ़ेद हड्डी झपट ली और फिजा में बुलंद हो गया और हड्डी उमरों के हवाले करते हुए ज़मीन में छुप गया। ये सब कुछ इस कदर तेज़ी से हुआ था कि काशार जादूगर ये देख ही ना सका कि इसके हाथ से सफ़ेद हड्डी किसने झपट ली है और हड्डी उमरों के हाथ में कैसे पहुंच गई। मेरी तिलिस्मी हड्डी तुम्हारे पास कैसे पहुंच गई? उमरो, ये हड्डी मेरे हवाले कर दो, काशार जादूगर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि सफ़ेद हड्डी में ही तमाम जादुई ताकतें थीं। अब ये हड्डी तुम्हें नहीं मिल सकती काशार जादूगर, मैं इस हड्डी को तुम्हारे सामने ही तोड़ दूंगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा तो काशार जादूगर के चेहरे पर परेशानी के असरात उभर आए। उमरो, ऐसा मत करना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सारी जादुई ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। मम, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ये हड्डी मेरे हवाले कर दो, काशार जादूगर ने मिन्नत करते हुए कहा। काशार जादूगर, मैं तुम्हें शक्ल से जितना बेवकूफ़ नज़र आता हूँ मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है जो मैं तिलिस्मी हड्डी तुम्हें देखकर खुद को मौत के हवाले कर दूँगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी मैं जादूगरों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि जादूगर इंतहाई मकार और अय्यार होते हैं। वो वादा करके मुकर जाते हैं। उमरों ने कहा। उमरों, मैं नहीं मुकूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये हड्डी मुझे दे दो, काशार जादूगर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मगर उमरों ने नफी में सर हिला दिया। इसने सफ़ेद हड्डी कड़ाहे के किनारे पर रखकर तलवार बुलंद करके सफ़ेद हड्डी पर मार दी तो दूसरे ही लम्हे सफ़ेद हड्डी के दो टुकड़े होकर गायब हो गए। ओह ओह उमरो, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी तमाम जादुई ताकतें ख़त्म हो गई हैं। उमरो, तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अब मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उमरो, काशार जादूगर ने पहले रोते हुए फिर एकदम हुर्राते हुए कहा। वो बिजली की सी तेज़ी से उमरो की तरफ बढ़ा। उमरों के करीब पहुंचकर इसने उमरों पर छलांग लगा दी और अपने दोनों हाथ इसकी गर्दन पर हायल कर दिए और इसकी गर्दन दबाने लगा। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी, इसलिए उमरों को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसी वक्त उमरों ने तलवार हैदरी काशार जादूगर के पेट में मार दी तो काशार जादूगर के हलक से चीख निकल गई। दूसरे ही लम्हे इसने उमरों की गर्दन छोड़ दी और लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हटने लगा। इसके पेट से खून का फवारा फूट पड़ा था। काशार जादूगर पुश्त के बल जमीन पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। चंद लम्हे तड़पने के बाद वो साकत पड़ गया तो इसी वक्त एक धमाका हुआ और वहाँ अंधेरा छा गया। अंधेरा जब छटा तो वहाँ ना कोई महल था ना ही काशार जादूगर की लाश, अलबत्ता उम्र के करीब वही सब्ज लिबास वाली लड़की खड़ी थी। क्या क्या काशार जादूगर हलाक हो गया है? उमरों ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हाँ, मैंने इसे हलाक कर दिया है, उमर ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। मगर लड़की कहते कहते रुक गई तो उमर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। मगर क्या? उमर ने कहा। मगर मैं अपने घर कैसे जाऊँगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। लड़की ने बताया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? उमर ने पूछा। मेरा नाम फिरदौस है और मैं मुल्तान की रहने वाली हूँ। मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ। मैं एक दिन अपने अब्बा के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही थी कि काशार जादूगर ने मुझे जंगल से अगवा कर लिया। तुम कौन हो? लड़की का नाम फिरदौस था ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम उमरो है, शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। उमरों ने फ़ख्रिया लहजे में कहा। नहीं, मैंने पहले कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना, फिरदौस ने कहा तो उमर चौंक कर इसे देखने लगा। हैरत है कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, वरना मुझे तो पूरी दुनिया जानती है। खैर, कोई बात नहीं, उमरों ने कहा और फिर इसने ज़मीन से उड़ने वाला कालीन निकाल कर ज़मीन पर बिछा दिया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ, उमरों ने कहा और फिर वो दोनों उड़ते हुए कालीन पर सवार हो गए और कालीन उमरों के हुक्म पर फ़िज़ा में बुलंद होकर एक तरफ उड़ने लगा।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔